राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और इससे पहले बाड़मेर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली शिव विधानसभा में चुनावी पारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब चुनावी पारा ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ पर उम्मीदें बांधे हुए उम्मीदवार जो चाहे किसी भी पार्टी से हो उनकी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है कि आखिर होगा क्या, भविष्य के अंदर यहाँ से कौन प्रतिनिधि बनकर विधानसभा पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता राजेंद्र सिंह भियाड़ हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान में शिव की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कमल के खिलने की कितनी उम्मीद वो बांधे हुए हैं। क्या लगता है आपको, ज़्यादा चुनाव दूर नहीं है, कितना समय बचा है और इस बचे हुए समय में क्या लगता है कमल का फूल जो अपनी जड़ें गहरी जमा पाएगा? पिछले 30 सालों से जो होता आया वो इस बार होगा। हर 5 साल बाद यहाँ कमल खिलता है। इस बार भी निश्चित तौर पर खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है और अच्छे अंतर से खिलेगा इस बार, क्योंकि जनता जो है जिस तरह से राज रहा है 5 साल का उससे पूरी तरह से त्रस्त है। रही बात आप कह रहे हैं कि वोट सीट, तो कोई न तो सीट वोट होती है न कोल्ड होती है, सीट होती है। और परिस्थिति जो है वो पब्लिक की परिस्थिति जब खराब होती है तो वो नेताओं की परिस्थिति बदल देती है। तो इस बार जो है जनता की जैसी परिस्थिति रही है उसके लिहाज से मुझे लगता है शिव में 100% जो परिवर्तनकारी, ये बात मैं फॉर्मेलिटी के नाते नहीं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि जो चीज़ लग रही है जनता खुद बोल देती है अपने मुंह से कि भी हम इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान जो विधायक है उनका अभी हालिया बयान आपने देखा होगा, हमने जिलाध्यक्ष को भी वो उल जलूल बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पुत्र को ही टिकट मिलनी चाहिए। भाजपा इसमें कितनी संभावनाएं तलाश कर रही है, जो इनके भीतर में ही जो जंग छिड़ी हुई है टिकट को लेकर, तो भाजपा इससे कितनी उम्मीदें बांधी हुई है? नहीं, भाजपा को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अपने नेताओं के बारे में कौन क्या बोल रहा है, ये उनकी अपना वो सिस्टम है। आप देखिए वहाँ क्यों जाते हो आप, चीफ मिनिस्टर ने सचिन पायलट के लिए क्या क्या नहीं कहा, नालायक, निकम्मा, जिसको आप अपन सामान्य आदमी एक दूसरे को जो शब्द नहीं कह सकते वो आपकी मीडिया की बिरादरी के माध्यम से उन्होंने जो है स्टेट वाइड कहा और बार बार कहा है। इस तरह का बयान जो आदमी प्राइवेटली नहीं बोल सकता उस तरह का बयान दिया है। तो लेकिन मूल जो सवाल है कि जो शासन की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है उसका फर्ज ये है कि 5 वर्ष में वो उसको जो मौका मिला है उस मौके को भुनाए और पब्लिक के लिए हित के काम कराए। लेकिन वो जो मौका आपने खुद ने देखा है, चाहे किसी भी एंगल के नाते जो है वो उसमें सफल नहीं रहे। पिछली बार तो आरएलपी ने आपका गेम बिगाड़ दिया, भाजपा जीतते जीतते रह गई और ये संभावना आरएलपी की अभी खत्म थोड़ी हुई है। हो सकता है कि इस बार और अपना नया आदमी खड़ा कर दे। नहीं, आदमी सबको खड़ा होने का हक है, पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है और वो अपने हक के इस्तेमाल करने के लिए जो है आज़ाद है। लेकिन मूल बात ये है कि भाई किसका गेम बिगड़े और कौन कौन गेम जो है सफल रहे, कौन गेम चेंजर बन जाए, कौन बिगड़ जाए, इसके बारे में तो अपन क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि शिव की जो जनता है वो इस तरह से अब किसी झांसे में नहीं आएगी, वो सीधे वोट करती है बीजेपी कांग्रेस को। आप तो जिस इलाके की बात कर रहे हैं अपन शिव, वहाँ पे तो संख्या इतनी लंबी चौड़ी है कि पार्टी खुद कंफ्यूज में है कि कौन किसको टिकट दी जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी की टिकट कटती है तो भाजपा का जो टिकट लाने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए दिक्कत हो जाए? नहीं, पार्टियां कभी कंफ्यूज नहीं है। संख्या में दावेदार होना ही अच्छी बात है एक वाइब्रेंट लोकतंत्र के लिए, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, कि लोगों को ये लगता है कि हमको यदि मौका मिलेगा तो हम सेवा करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है दावेदारी करना, अपनी पार्टी से मांगना। लेकिन आपने हर बार देखा होगा, शिव का इलेक्शन आप भी कवर करते रहे, हर बार दावेदार होते हैं, लेकिन जब टिकट कोई फैसला हो जाता है, जिसके हाथ में सिंबल आ जाता है, तो सब लोग उसी ताकत के साथ जितना वो खुद के लिए प्रयास करते हैं उतना ही वो जो प्रत्याशी बन करके ऑफिशियली आता है उसके लिए करते हैं। तो ये बहुत सामान्य बात है। प्रत्याशी ज़्यादा होने का मतलब है कि पार्टी वहाँ पर मजबूत है, जीतने की ओर अग्रसर है, इसलिए तो ज़्यादा प्रत्याशी वहाँ टिकट मांगते हैं। इस बार एक युवा छात्र नेता जो राजनीति में आ रहे हैं, रविंद्र सिंह बाटी, वो शिव से काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी सोशल पोस्ट बता रही है कि आपका रविंद्र, आपका शिव, मतलब ऐसा एक संकेत है कि चुनाव तो वो चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े लड़ेंगे। चुनाव संबंधी तो मेरी उनसे कोई चर्चा हुई नहीं, तो मैं उसके बारे में तो क्या टिप्पणी करूं। और रविंद्र अपना है तो अपना ही है, पर रविंद्र पराया नहीं है और उनको निश्चित तौर पर सक्रिय होना ही चाहिए। वो छात्र राजनीति करते आए, अब यदि मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका निश्चित तौर पर स्वागत है। जितने ज़्यादा लोग, नौजवान लोग आएंगे, लेकिन मेरी एक सलाह उनसे उनको ज़रूर है कि उनको मैच्योरिटी के साथ में किसी न किसी एक मुख्य धारा के राजनीतिक दल के अंदर आकर के काम करना चाहिए। और राजनीतिक दल में यदि वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के नौजवानों का एक उज्जवल भविष्य है और इस नाते वो आगे बढ़ करके इस पश्चिमी अंचल में सेवा करेंगे।
लेकिन जानकार ये कहते हैं कि वो तो भाजपा में आना चाहते थे, लेकिन भाजपा में इतने सारे बैरिकेड्स थे कि उनको आने नहीं दिया, इसलिए अब उनको ताल ठोकनी पड़ रही है निर्दलीय। नहीं, भाजपा में कोई बैरिकेड्स नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हम सब लोग जो पुराने सदस्य थे उन्होंने भी नवीन सदस्यता के रिन्यूअल के लिए वापस अपना वो है, और हम मिस्ड कॉल पे सार्वजनिक रूप से जाकर के गांव में ये अभियान चला रहे हैं कि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार को, ये बात इतनी कंडीशन तो जरूर है, हर एक के व्यक्ति के ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को आप मानिए, और उस विचार के प्रति यदि आपकी सहमति है तो निश्चित तौर पर किसी के लिए कोई बैरिकेड्स नहीं है, आने पर स्वागत है, सभी का स्वागत। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, आरएलपी, भाजपा, कांग्रेस, साथ ही साथ एआईएमआईएम भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहली बार ओवैसी की पार्टी भी इस इलाके में आ रही है, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। किस तरीके से आप इस चीज़, सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं राजनीतिक, इसको देख रहे हैं? आप राजस्थान की राजनीति को 1990 के बाद से देख लो, 93 के बाद से देख लो, राजस्थान की राजनीति और बल्कि 52 से देख लो, हमेशा द्विध्रुवीय रही है, दो ध्रुवों में रही है। कभी भी जो है यहाँ तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो पाई। बीच में जनता दल आई थी तो जनता दल और भाजपा का जो है समझौता हुआ तब आई थी। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो थर्ड फोर्स नाम की चीज़ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहीं कुछ इंडिविजुअल जो है, मान लो पॉलिटिकल मुख्य धारा की पार्टियों में जिनको टिकट का नहीं बैठ पाता है या कट जाता है, ऐसे कोई इंडिविजुअल किसी के सहारे से आ जाए, मान लो 5-10 हर बार आते हैं, लेकिन कोई फोर्स वो राजस्थान के राजनीतिक लैंडस्केप में कोई अपना छाप छोड़ेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी कैसी तैयारी चल रही? सोशल मीडिया पर काफ़ी जनसंपर्क दिख रहा है आपका। नहीं, सोशल मीडिया, देखो मैं तो एंटी सोशल मीडिया व्यक्ति हूँ, ठीक है। मेरा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई व्यक्तिगत तैयारी या व्यक्तिगत उम्मीदवारी के अपने आप को ड्रम बीट करना कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के, मेरे से सीनियर लोग भी टिकट मांग रहे हैं, अच्छे लोग टिकट मांग रहे हैं, मैच्योर लोग टिकट मांग रहे हैं। उन सब में से जिसको भी सेलेक्ट करेगी पार्टी, हमारा मूल जो उद्देश्य है वो ये है। और दूसरा मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो ये जो सोशल मीडिया नाम की जो बीमारी आ गई, इसने दो बड़े इफ़ेक्ट किए हैं। मेरी आपके माध्यम से अपील है, विशेष करके नौजवान पीढ़ी से, कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी भारत की पूरी एक पीढ़ी चौपट हो रही है। इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, पता नहीं क्या क्या जो भी हो रहा है, पूरी प्रोडक्टिविटी उनकी ख़त्म हो रही है। और आप देखते हो सोशल मीडिया पे तो सबसे वाहियात चीज़ें वायरल हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन अपन आम जीवन में जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों को वही जो ठीक बात होती है उसी को पसंद करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो सबसे जो ठीक बात है उसको आप डालोगे तो वो वायरल नहीं होगी। लेकिन यदि कोई अजीबोगरीब बात, मैं अभी आपको गाली गलौज की भाषा में या किसी नेता को अभी गाली दे दूं तो आपके इंटरव्यू से मेरा वो अंश वायरल हो जाएगा। किन नौजवानों पे इशारा है? कौन से? कोई नौजवान, जो पूरी पीढ़ी हमारी जो है, पूरी की पूरी पीढ़ी जो है, बच्चे दिन भर फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। मैं तो स्कूल के कार्यक्रम में जाके भी ये कहता हूँ कि बच्चों को फ़ोन से हटाओ। ये पूरी की पूरी अनप्रोडक्टिव हालात हो जाएंगे। और जो नेता लोग भी केवल सोशल मीडिया के माध्यम से यदि करना चाहते हैं तो ये कोई ठीक बात नहीं है। सोशल सर्विस के माध्यम से जो है लीडरशिप को आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, शिव की अगर बात करें तो शिव में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़े, वो मुद्दों से थोड़ा अलग रह जाते हैं। पता नहीं उनको डीएनपी दिखता नहीं, पता नहीं उनको पानी दिखता नहीं, पता नहीं उनको बुनियादी सुविधाएं, सड़क से लगाकर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, वो दिखती नहीं। ये मुद्दे कहीं पूछे तो बताए, अलग बात है, बाकी अपनी ओर से कोई कहता नहीं। क्या लगता नहीं है कि दो कारण हैं इसके? पहला कारण तो नेताओं की कमजोरी में मानता हूँ कि हम लोग जो चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं उन सबको जो है मुद्दा आधारित चुनाव ही लड़ना चाहिए। दूसरी कमजोरी पब्लिक की है। पब्लिक जो है वोट देती है जाति की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे, ठीक है, कास्ट के उस फैक्टर पे। तो मैं जो है मुद्दे की चिंता क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि वोट जाति के आधार पे गिर रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि शिव की हमने जैसे पहले बात की कि जातियों में इतना बंटा हुआ इलाका है कि आरएलपी ने पिछली बार भाजपा को जीतने के मुहाने पे जाके हरा दिया। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो ये जाति के आधार पे वोट जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस वजह से काफ़ी कुछ पिछड़ापन हो जाता है। इससे इलाके को बड़ा नुकसान होता है कि अब जब कास्ट के खांचों में ही मान लो वोटर बन जाता है कि ये तो फला जाति का है, इसको मैं नहीं दूंगा, ये फला जाति का है। फिर चुनाव के समय में कुछ इस तरह के पर्सनैलिटीज होते हैं जो एक जाति के दूसरी जाति के खिलाफ एक नफरत का माहौल खड़ा करते हैं, किसी जाति को किसी की नज़रों में विलेन खड़ा करते हैं। ये सारे वो हथकंडे होते हैं जिससे अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होता है।
चुनाव अपन एमएलए एमपी किस लिए चुनते हैं या सरकार हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि भी वो सरकार बन करके जनता की बहबूदी का भलाई का काम करे, बिना कोई कास्ट क्रीड के रिलीजियस बैरियर के सबकी भलाई के लिए काम करे। लेकिन जब कास्ट के बेस पे वोट पड़ता है तो अच्छे से अच्छा जनप्रतिनिधि भी सोचता है कि भाई इस तरह की अपन मुद्दे की बात करेंगे, कोई उनके विकास की बात करेंगे, भलाई की बात करेंगे, वो तो वोट की अपील ही नहीं बन रही है। तो इस पे निश्चित तौर पर जनता को भी एक आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम वोट किस इश्यू पे दे रहे हैं। हम हमारे बच्चों के भविष्य पे वोट नहीं दे रहे हैं, आने वाले कल के इश्यू पे वोट नहीं दे रहे हैं, हम हमारे डे टू डे की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की किसकी क्या कैपेसिटी है, कौन क्या कर सकता है, इस पे मत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो है इन चीज़ों पे जाति धर्म के मुद्दों पे बंट जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि तो भाजपा को मुसलमान पसंद नहीं करते, वोट नहीं देते, ऐसा लोग कहते हैं कि, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मुसलमान वोट बैंक जो आपकी शिव इलाके में भी है। एसटी एससी का भी भाजपा से इसलिए थोड़ा सा अलग माना जा रहा है कि कोजाराम का घटनाक्रम हुआ उसके बाद से। क्या ये दो मुद्दे कि मुसलमान पसंद भाजपा को नहीं करते और एसटी एससी को लगता है कि भाजपा हमारी एक तरीके से वकालत नहीं करती, क्या ये दोनों मुद्दे इस पे प्रभावी होंगे? मैं दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ। उसके दो कारण हैं। देखो आप कि एक तो जो मुसलमान कौम है उसके प्रत्याशी लड़ते हैं कांग्रेस से। अपन आगे बात अभी कर ही रहे थे कि जब उसी कौम का प्रत्याशी कांग्रेस में आता है तो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी कौम के प्रत्याशी को कौम परस्ती के नाते वोट, ऐसा नहीं कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं करा है, बीजेपी को वोट करता आया, लोकसभा चुनाव में किया है, विधानसभा चुनाव में करते हैं, इस बार भी करेंगे। तो ऐसा कोई अनटचेबिलिटी नहीं है कि भाई मुसलमान की। रही बात SC/ST वर्ग की, तो निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में जो है वोट मिलता रहा है। घटनाएं दुर्घटनाएं ये सब होती है, कुछ पॉलिटिकल लोग उसको अपने ढंग से कलर दे करके और उसका एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई इससे फलां को वोट नहीं मिले, ये सब चलते रहते हैं चुनावी हथकंडे। लेकिन ये दोनों वर्ग जो है मूल रूप से पहले बड़ी मात्रा में कांग्रेस से जुड़ा रहा था, तो इस कारण से पहले भाजपा को कम जरूर वोट मिला है, इसमें कोई, मैं आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन नहीं मिलता है इस बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल, जाति धर्म सबको एक साइड कर दें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे शिव की जनता को वोट करना चाहिए और शिव में चुनाव लड़ने वालों को ये मुद्दे उठाने चाहिए? देखो मसले जो है, एक तो बड़ी हमारी तकलीफ हो गई, अभी ट्यूबवेल्स हो गए हमारे इलाके में बहुत सारे। अब आप देखो 1.5 घंटा लाइट आती है, मतलब आदमी कर्जदार हो गया, उसने 20-25 लाख का कर्जा कर दिया। एक आम सामान्य किसान जो है उसने साहूकार से ला करके और उसको 1.5 घंटे की बिजली दे रही है सरकार, ठीक है। तो आप देखो वो परिवार तो पूरा बर्बाद ही हो गया। 20-25 लाख का कर्जा, उसके ऊपर फिर ब्याज, वो कभी उतरना नहीं है, ठीक है। तो बिजली की तकलीफ है, स्कूलों के हालात आप जाके देखो, आप खुद पत्रकार हो, आप जाके देख लीजिए। पानी का आप देखिए, इतना सारा केंद्र से पैसा आ रहा है, हर घर नल की स्कीम भी बन गई, लेकिन स्कीम धरती पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जो हमारी बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग का कोई वो नहीं है। अच्छा, तीसरी बात है कि ये बॉर्डर का एरिया है, पहले से ही मोस्ट बैकवर्ड रहा है, तो इसको लेकर के कोई एक रोड मैप बना करके जो डेवलपमेंट करने की बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि आए, मैं किसी पार्टी का भी नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी और दल का भी आ जाए, वो एक रोड मैप लेकर के और उसको करे कि भाई 5 साल में मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और मेरा ये डेडिकेटेडली फ़र्ज है कि जनता के लिए मैं 24 घंटे इस काम को लगूंगा। ऐसा मुझे अफसोस के साथ ज़रूर कि मैं किसी की, मेरी ये आदत भी नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करूं, लेकिन ये मेरे ज़रूर है कि इस तरह की डेडिकेटेड वर्क करने की अभी तक अभाव रहा है। तो इस बार जो भी आए उसको यदि इस तरह से डेडिकेटेडली करेगा, DNP की फांसी तो बड़ी फांसी है, ठीक है, वो अब केंद्र और राज्य के बीच में फुटबॉल बनी हुई है, तो वो भी एक बड़े एरिए को उसने जो है बिल्कुल जाम कर दिया है। तो बड़ा नुकसान हो गया, मतलब कुल मिला के 75 साल हो गए। निश्चित तौर आप देखेंगे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखेंगे या दूसरी जगहों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस लोकतंत्र के राज का जितना फ़ायदा हमको मिलना चाहिए था या हमारे वोटर को मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। ये राजेंद्र सिंह भियाड़ है, भारतीय जनता पार्टी से शिव विधानसभा से उम्मीदवार की तैयारी में है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अगर इस बार जो भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा वो कम से कम बुनियादी सुविधाओं पर अपनी नज़र जमाए रखे, आम जनता किससे प्रभावित हो रही है उन मुद्दों पर नज़र जमाए रखे ताकि इस इलाके का फ़ायदा हो, 70 साल में जो नुकसान हुआ हो वो कम से कम अब निरंतर नहीं रहे। देखना यह होगा कि इस इलाके में भाजपा किस पर भरोसा करती है, लेकिन एक बात तय है कि शिव विधानसभा इस बार काफ़ी चर्चित है और हर कोई ये चाहता है कि वो इस इलाके को फतेह करे। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।